अगेन आई एम विथ यू पार्ट 1 स्टूडेंट्स। लर्निंग इंसाइटफुल थ्योरी का थोड़ा सा बचा हुआ था जिसको मैं आप लोगों को आज समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोबारा से। तो हम लोग आ गए थे कहाँ तक? पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंसाइट पर हम लोग आए थे। सूझ का निर्धारक क्या होता है ये इस पर हम लोगों ने बात की थी और ये कहा था कि पास्ट एक्सपीरियंस, एज और एज एंड आईक्यू, बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसाइट में बहुत मदद करती। दीज आर द इंसाइट। लक्ष्य जितना सीधा होगा, गोल और लक्ष्य और प्राणी से जितना सीधा संबंध रहेगा वो हमारा इंसाइट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो अब आइए आज के इस वीडियो में हम आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर, ये विशेषता के या लक्षण जो है वो हम आपको कुछ पॉइंट्स हैं इसके 6 पॉइंट है। मैं इसको आपको बोल देती हूँ, आप इसको आप याद करेंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छी हैं। मैंने आप वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देंगी और मेरी दुआएं उनके साथ है। रमज़ान में मैं बहुत सारी दुआएं उनके लिए कर रही हूँ। तो क्या कहा कोहलर ने? क्या कहा कि इंसाइट जो है वो सडन होता है, अचानक परिस्थिति अचानक एक सीक्वेंस में बदल जाती, ऑर्गेनाइज हो जाती और इंसाइट का उत्पत्ति हो जाती। इट इज़ नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है? अचानक उत्पन्न हो जाता है। इट्स एन आहा एक्सपीरियंस, हो गया, ऐसे करके होता है। तो ऐसे लगाओ तो पजल बन जाएगा। तो आपने बचपन में बहुत सारे पजल्स बनाए हैं उसी तरह के, हायर मेंटल प्रोसेस, इसी को पजल कहते हैं। तो ये जो है आहा एक्सपीरियंस, कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि एक प्रकार का आहा एक्सपीरियंस है। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक धारण एवं ट्रांसफर, रिटेंशन एंड ट्रांसफर। जो अधिगम धीरे धीरे क्रमिक ढंग से होता है उसका विस्मरण भी शीघ्र आरंभ हो जाता है। ये कहते हैं, कोहलर कहते हैं कि इनसाइट से जो लर्निंग होती है, जिस चीज़ को हम सीखते हैं उसमें उसको मेमोरी में रखना बहुत लंबे टाइम तक वो याद रहता है। दूसरा पॉइंट इसका यही है। तो रिटेंशन और ट्रांसफ़र जो है वो बहुत लंबे टाइम तक यानी लर्निंग मेमोरी में बना रहता है। तीसरा है ये ग्रेजुअल एंड ग्रेजुएटेड होती है। अंतर्दृष्टि क्रमिक और अंश ग्रेजुएट होती है। ये मानना सही नहीं है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या का समाधान तुरंत हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमको लर्निंग फील्ड में थोड़ा समय देना पड़ता है। जैसे हम मैथमेटिक्स बनाते हैं तो एक बार बनाया गलत हुआ, फिर बनाया फिर गलत हुआ, फिर बनाया फिर गलत हुआ, और प्रोसेसेस बदलते जाते हैं और अल्टीमेटली हम रास्ते पर आ जाते हैं। तो ये ग्रेजुअल एंड ग्रेजुएट, धीरे धीरे क्रमिक होता है, लेकिन आहा एक्सपीरियंस है। जो ग्रेजुएट होते हैं जब हम, तो एकदम अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बात है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ, सहजता। अंतर्दृष्टात्मक अधिगम में समाधान बड़े सहज ढंग से होता है। जो इंसाइटफुल लर्निंग है उसमें समाधान बड़े सहज ढंग से होता है। ये कोहलर का मानना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि प्लेस ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस ऑफ शुद्ध क्रिया और समाधान के स्थान। तो अंतर्दृष्टात्मक अधिगम में समाधान पहले होता है और शुद्ध क्रिया बाद में होती है। पहले सुल्तान को समझ में आया कि बक्स पे बक्स रखेंगे तो हम किले तक पहुंच जाएंगे, यानी समाधान कहाँ? मानसिक स्तर पर पहले हुआ और तब प्योर एक्शन हुआ कि उसने बॉक्स को सजाया और केला हासिल किया। समझ में आई बात? चलिए नीचे आते हैं। नोवेल्टी, यदि परिस्थिति नई हो और समस्या का अचानक और सहज ढंग से समाधान हो जाए तो इसे अंतर्दृष्टि का द्योतक मानेंगे।
नई परिस्थिति है, बिल्कुल उस कमरे में सुल्तान को कभी नहीं रखा गया था। उस दिन पहले दिन उस चिंपैंजी को, उस बंदर को उसमें रखा गया था। उसमें कुछ बक्से रखे गए थे और छत से कुछ केले बांधे गए थे और वो भूखा था और उसने केला उसका पसंदीदा खाना है तो उसको उसने वहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो नई परिस्थिति में, इसी को नोवेल्टी कहते हैं। नई परिस्थिति में जब आप कॉलेज आई थी इंटर में, आपको बताते हैं धीरे धीरे आपने कॉलेज को जानना शुरू किया और धीरे धीरे आपको ये पता चला कि साहब ये यहाँ पे ये क्लास होता है, ये शकीला मैम है, ये मैम है, ये इस सब्जेक्ट की मैम है, वो उस सब्जेक्ट का क्लास उस कमरे में होता है, साइंस उधर है, आर्ट्स उधर है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं। उसके बाद वो दिमाग से कभी भी नहीं निकलता है। यहाँ तक कि जब हम आज उसी कॉलेज के पढ़े हुए 1982 के 83 85 तक हमने वहाँ पढ़ा है और उस कॉलेज के हर कोने को आज भी हम याद रखते हैं। तो यही चीज़ अंतर्दृष्टि में कही जाती है कि अंतर्दृष्टि से जो सीखी जाती वो ग्रेजुअल होता है एंड ग्रेजुएट हो जाता है, अचानक आ जाता है और वो फिर कभी मिटता नहीं है, कभी डिसयूज में नहीं जाता है। हमको याद है आज भी वो कैंटीन और वो जगह और सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो ये सारी बातें हैं। अगर हम सामने होते तो काफ़ी बकते, लेकिन वीडियो तो लंबा हो जाएगा ना। तो चलिए आगे आते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का, हर सिद्धांत का तो हम क्रिटिसिज्म ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोई भी सिद्धांत सभी पक्षों का उत्तर नहीं दे सकता है। कुछ सिद्धांत किसी एक पक्ष का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ सिद्धांत किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सभी सिद्धांत हर पक्ष का उत्तर नहीं दे सकता है, इसलिए इसके भी कुछ दावे जो इन्होंने किए कोहलर ने, और उसका भी थोड़ा विरोध हुआ। तो उस पर इनसाइड थ्योरी का आता है। सिद्धांतों के साथ कठिनाई यही होती है कि वो अपने को सत्य और दूसरे के सिद्धांतों को गलत मानते हैं। ये सभी थ्योरिस्ट का ये मामला है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि कुछ सिद्धांत किसी सम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते, कोई सिद्धांत कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। यानी एक कोई सिद्धांत लगा के हम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले लें, दिस इज नॉट पॉसिबल। मगर प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी जो होता है वो ये कहता है कि मेरी थ्योरी ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते। तो अधिगम की व्याख्या में गेस्टाल्ट वादियों ने, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगी, ध्यान से सुनेंगी। अधिगम की व्याख्या में गेस्टाल्ट वादियों ने अवगम के समान, अवगम यानी परसेप्शन के समान अनेक काल्पनिक प्रत्ययों का प्रयोग किया। काल्पनिक हाइपोथेटिक कॉन्सेप्ट्स का भी प्रयोग किया परसेप्शन के अलावे भी। ये इनका एक बड़ा दोष है। दूसरा, अंतर्दृष्टि को अचानक उत्पन्न वाला प्रपंच मानना भी गलत है, जबकि इस बात के ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं कि अंतर्दृष्टि भी क्रमिक होता है। और ऑस्गुड ने इस बात को कहा भी कि ये ग्रेजुअल एंड ग्रेजुएट होता है। ये नहीं है कि आप परिस्थिति में रखे गए और आपको इंसाइट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो भी ग्रेजुअल होता है, जबकि उसको ग्रेजुएट जोड़ के उन्होंने आहा एक्सपीरियंस कर दिया। तो इस पर भी कोहलर की बहुत आलोचना हुई। तीसरा पॉइंट है अधिगम में पूर्व अनुभवों के महत्व से इनकार। पूर्व अनुभवों, ऑस्गुड ने कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है। और जितने भी लोग थे उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंसेस के महत्व को माना, लेकिन कोहलर ने पास्ट एक्सपीरियंस के महत्व को इनकार किया। किसने माना? मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिर्च और रिचर्डसन, इन दोनों ने कहा था, इन दोनों ने आपत्ति लाई कि नहीं, इनसाइट में पास्ट एक्सपीरियंस का बहुत महत्व है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ाया है आपको। तो मगर कोहलर इस बात को नहीं मानते थे, जो उनकी एक बड़ी भूल थी और इस पर बहुत आपत्ति भी लाई गई। अंतर्दृष्टात्मक सिद्धांत, नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतर प्राणियों तथा उच्चतर मानसिक समस्याओं की व्याख्या का सिद्धांत। यानी जो लोअर एनिमल्स हैं, जो लोअर मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो नीचे स्तर का जो प्रक्रिया है, उसके बारे में अंतर्दृष्टि सिद्धांत से कोई फायदा नहीं है। तो ये भी इसका एक दोष माना गया। तो यहाँ पे हम अपनी इस व्याख्यान को ख़त्म करते हैं और हम समझते हैं कि तीनों लर्निंग थ्योरी, अब सिर्फ एक चीज़ है कि आपके लिए जो बचा है
वो हमारे तरफ से जो मेरे इसमें इस चैप्टर में सिर्फ न्यूरल बेसिस ऑफ लर्निंग पर हम बात अभी नहीं किया है। हमने एक और चैप्टर पढ़ाने की बात ठानी है और उसको स्टार्ट कर चुके हैं हम। जिसने सब्सक्राइब किया है चैनल, उसको मिला हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया है मेरे पार्ट को, तो उसको ज़रूर मिला होगा। वहाँ हम नर्वस सिस्टम पढ़ाना शुरू किया सिर्फ इसी वजह से कि लर्निंग के न्यूरल बेसिस को हम आपको बता सकें। तो लर्निंग के न्यूरल बेसिस का क्लास आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नर्वस सिस्टम चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, वो पार्ट अभी बचा हुआ है। तो ये लर्निंग थ्योरी हो गई, और उसके बाद हम आपको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के बीच का डिफरेंस पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स में। दैट्स ऑल। ये वीडियो भी 11 मिनट का हो गया। माय लवली एंड फेवरेट स्मॉल डॉल्स, बाय।